एस लर्निंग प्लेटफॉर्म की टीम की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास और उसके अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और उसके बाद से डच, अंग्रेज, डेनमार्क यानी डेन और फ्रांसीसी आए थे। और हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं वो है 10 कदम सीरीज में हम लोग 10 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से लेते हैं और वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का, चाहे वो बीपीएससी या एमपीपीएससी का, या फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस का, या फिर किसी दूसरे स्टेट्स का, या लोअर पीसीएस में पूछे गए हैं। तो अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस को समझ लेते हैं, क्योंकि जीएस के सब्जेक्ट्स में नए क्वेश्चंस तो बन नहीं सकते, वो क्वेश्चंस बनेंगे पुराने पैटर्न पे ही, पुराने उस पे उनकी फिक्स है। जैसे मैथ्स में नए नए सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन जीएस के सब्जेक्ट्स में चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो सवाल को हल्का फुल्का ट्विस्ट करके पूछेंगे। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ गए, उनकी व्याख्या अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस याद हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस, लगभग 90% क्वेश्चंस आराम से कर ले जाएंगे। तो इस 10 के दिन सीरीज से हम लोग का प्रयास यही है कि आपको हर सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन करते हुए धीरे धीरे 2 से 3 महीने में हर एक सब्जेक्ट तैयार करा दिया जाए, जो कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कि वास्को डी गामा कालीकट में किस वर्ष में आया, कालीकट पर किस वर्ष में आया। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 1498 ईस्वी की। वास्को डी गामा कालीकट पर 1498 ईस्वी में आया था और उसके बाद ये दोबारा आया था 1502 ईस्वी में। और वास्को डी गामा ने करीब 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था, और ये मुनाफा काले मिर्च के व्यापार से जुड़ा हुआ था, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला था, और उसके बाद से पुर्तगाली इंडिया में काफ़ी आने लगे थे। उनके दो मेन पर्पस थे, या दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला तो ये था कि जो भारत के व्यापार पे अरबों और वेनिश के व्यापारियों का जो एक प्रभाव था उसको समाप्त करना, और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार करना। और इस काम के लिए जो पुर्तगीज राजकुमार थे, उन्होंने काफ़ी इन लोगों की मदद की थी, इन यात्रियों की, और लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिशा सूचक यंत्र उन्त्र भी बनवाए थे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो जब वास्को डी गामा कालीकट में 1498 ईस्वी में आया था, तो उसका स्वागत कालीकट के जो शासक थे जमोरिन, उन्होंने किया था। और वर्तमान समय में कालीकट जो है वो केरला में पड़ता है, अभी मैंने आपको बताया। और वास्को डी गामा एक गुजराती गाइड कह लीजिए, उसका नाम था अब्दुल मनीक, इसके साथ आया था। अब्दुल मनीक नाम था, उसके साथ आया था। और अगर हम लोग मैप से समझना चाहें तो देखिए, ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल से होते हुए अगर जो भी पुर्तगाली यात्री आ रहे थे, वो पूरा अफ्रीका को क्रॉस करते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, इसकी खोज बार्थोलोमियो ने की थी। और उसके बाद से वास्को डी गामा यहीं से आते हुए, यहाँ से आते हुए ये केरला के पास कालीकट पे आया था। तो जो यूरोपियन व्यापारी थे, ये इतने लंबे रास्ते से आते थे। और अगर उसके पहले की बात करें तो देखिए, यहाँ से इंडिया से जो व्यापार होता था वो लाल सागर होते हुए, अरेबियन कंट्रीज से होते हुए, फिर उसके बाद से ये इटली के व्यापारी इससे काफ़ी लाभ कमाते थे। यही लाभ को देख के, और यही लाभ को देख के जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी, चाहे वो पुर्तगाल हो गया, फ्रेंच कंपनियां हो गई, और इंग्लैंड की कंपनियां हो गई, और ये सारी कंपनियों को ये लगता था कि ये जो इटली के व्यापारी हैं ये काफ़ी लाभ कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग भी जो पूर्व के साथ व्यापार है, चाहे वो इंडिया की कंट्री से हो गया, चाहे वो इंडोनेशिया की कंट्री से हो गया, हम लोग भी क्यों नहीं लाभ कमाए। तो इसीलिए ये लोग रास्ता खोजने, समुद्री यात्रा के माध्यम से ये रास्ता खोजने निकले थे कि किस तरीके से हम पूर्वी देशों तक पहुंच सकते हैं। तो ये लोग लंबा रास्ता अपनाते हुए आए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे, तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, ये प्रथम वायसराय थे पुर्तगाली,
और लेकिन ये जो वास्तविक संस्थापक था इसे अल्बुकर्क कहते हैं। अल्बुकर्क का जो शासनकाल है वो भारत में है 1509 से लेके 1529 तक। और अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया था और इसे यही भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अभी मैंने आपको बताया ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या अल्मीडा, और इनका जो शासनकाल है वो है 1503 से लेके 1509 तक। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? देखिए, पुर्तगाली के तौर पे जो व्यापारी आया वो था वास्को डी गामा, वो आए 1498 में। फिर ये आए अल्मीडा 1503 में। उसके बाद से इन्होंने 1503 में ही कोचीन में पहले दुर्ग की यानी पहले फैक्ट्री की कह लीजिए उसकी स्थापना की थी। और कोचीन जो है वो केरला में पड़ता है, ये तो आपको सबको पता है। अगला क्वेश्चन है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक केंद्र स्थापित किए? तो चूंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही गए थे, तो इसका जो आंसर है वो होगा पुर्तगाली, ऑप्शन डी। यानी पुर्तगालियों ने सबसे पहले केंद्र अपना स्थापित किया था कोचीन में। पुर्तगालियों के बाद उसके बाद से आए डच। पुर्तगालियों ने अपनी कोचीन में खोली थी पहली फैक्ट्री, तो पुर्तगालियों ने जो खोली वो कोचीन में खोली 1503 में। उसके बाद से आगे डच यानी हॉलैंड। डच के लोगों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री खोली थी वो चिंसुरा में खोली थी। चिंसुरा जो पड़ता है वो कलकत्ता के पास पड़ता है यानी बंगाल में। उसके बाद से आते हैं अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में कह लें, वहाँ 1611 में खोली थी और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद से उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री जो 1613 में थी वो सूरत में खोली थी। तो मसूलीपट्टनम कह लें या मछलीपट्टनम कह दें, बात एक ही है और ये दोनों एक ही है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और उसके बाद से ये थी 1611 में और सूरत में इन्होंने खोली थी 1613 में। मसूलीपट्टनम की जो फैक्ट्री थी वो अस्थाई थी यानी टेम्पररी थी, लेकिन जो सूरत में इन्होंने खोला 1613 में तो ये इनका परमानेंट था, ये इनका मेन था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो वो या तो ईयर दे देगा या पूछेगा कि अस्थाई फैक्ट्री कहाँ खोली, तो अस्थाई मसूलीपट्टनम में, या फिर ईयर दे देगा कि 1611 में कौन सी फैक्ट्री खोली अंग्रेजों ने सबसे पहले, तो उसका ऑप्शन मसूलीपट्टनम। या अगर दे देगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले 1613 में फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो उसका आंसर होगा सूरत में। अंग्रेजों के बाद से फिर आए थे डेन मतलब डेनमार्क के लोग, और इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री खोली थी वो खोली थी श्रीरामपुर में, ये भी बंगाल में पड़ता है। और उसके सबसे लास्ट में जो आ गए वो फ्रांसीसी आए और फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री खोली सूरत में 1618 में। तो सबसे 1668 में, माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1503 में और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही गए थे, ये गए थे 1961 में। और उसके बाद से अगर ये बात करें तो ये पहले नंबर पे आए थे, डच जो थे दूसरे नंबर पे आए, अंग्रेज तीसरे नंबर पे आए, जो डेनमार्क के लोग थे वो चौथे नंबर पे, और फ्रांसीसी जो थे वो 5वें नंबर पे आए थे। और डच मतलब हॉलैंड या नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जो कलकत्ता का संस्थापक था वो था जॉब चार्नक। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कालिकाता, गोविंदपुर और सुतनाती गांव, ये 3 गांव थे जिनका एक जमींदार थे इब्राहिम खान। इब्राहिम खान ने इन तीनों गांवों को यानी कालिकाता, गोविंदपुर और सुतनाटी को अंग्रेजों को दे दिया था और इन्हीं को मिलाकर ही कलकत्ता की नींव जॉब चार्नक ने डाली थी। और बाद में कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी, यानी फोर्ट विलियम की बात करें तो ये कोलकाता में ही था। फोर्ट विलियम की स्थापना जॉब चार्नक ने कोलकाता में की थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डच, यानी सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की थी। और चूंकि हुआ यह था कि जो 17वीं शताब्दी यानी 1600 लेकर 1699 तक हॉलैंड यानी डच एक शक्तिशाली राज्य नहीं था और इस वजह से इसकी जो सेंट्रल पावर थी यानी केंद्रीय सरकार थी वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। तो इस कंपनी में कई छोटी छोटी कंपनियों ने मिला के कुछ कुछ पैसे दिए थे जिससे एक बड़ी कंपनी खड़ी हुई थी। और इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए
भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, उनको आक्रमण करने और विजय प्राप्त करने में एक विशेषाधिकार मिल गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डच। नवा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार मिला था। ये जो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसके अगर ऑप्शंस देखेंगे आप तो ये लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज या ओस्टेंड कंपनी। नॉर्मली इसका सब लोग आंसर जो देगा वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ये गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है लिवेंट कंपनी। तो आइए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। पहला ऑप्शन है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। दूसरा है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, जो कि सही बात है, तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी बात सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन देता था वो उनकी सेवा में वे अपनी सेवा में लगा सकता था। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। तो जो उपयुक्त तीनों कारण है, यानी ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये सब सही है, और यही तीनों कारण मिलकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक बने थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त तीनों। तो इस प्रकार से आज के 10 कदम सीरीज को हम लोग एंड करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और इसी यूरोपीय कंपनियों के आगमन से और भी क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें बाकी के कंपनीज आएंगी, चाहे वो अंग्रेज़ हैं कि अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, या फिर बाकी जो कंपनीज हैं डच हुई या फ्रांसीसी हो गई, उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और इस चैप्टर को हम लोग अपना एक सॉलिड ग्रिप ले लेंगे इस चैप्टर पे, ताकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम लोग उसको कवर कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में।